नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांतकार हैं इनको जो कि डिस्कस करते हैं, इनके जो विचार वगैरह जो इनके सिद्धांत वगैरह उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स का कल मेन थ्योरी, जो कि इसी वजह से कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो कि पूरे समाज में जो कि विख्यात है, राइट। तो चलो इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। ये देखो हमारे कार्ल मार्क्स जी है, इन्होंने देखो जो क्लास स्ट्रगल या वर्क संघर्ष उसके विषय में देखो ये बुक लिख के बैठे हैं, और यही अब हमको बताने की कोशिश करेंगे कि समाज में किस तरह से वर्क संघर्ष हमको देखने को मिलता है और इस वर्क संघर्ष से कैसे समाज में परिवर्तन आता है, ठीक है। ये देखो इन्होंने अपने बुक में लिख दिया। अब चलो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे आता है एस पांडे जी की बुक में ये क्लास स्ट्रगल या फिर वर्क संघर्ष का सिद्धांत। तो देखो पढ़ते इसको लाइन टू लाइन। तो यहाँ पे एस पांडे जी लिखते हैं कि मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कहने का मतलब कि जो इनका कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है कि कैसे समाज का जो इतिहास है उसमें कैसे भौतिकवाद के कारण जो कि परिवर्तन आ रहा है, एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तन हमको देखने को मिला इतिहास में, वो एक तरह से देखो जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है यह इसके लिए एक पूरक का काम करे, यानी इसके लिए एक सहयोग का काम करे। मतलब ये दोनों सिद्धांत जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ की जा रही है और इसको उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर विरोधों की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया। यानी आपका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है, उत्पादन प्रणाली में अंतर विरोध, जो उत्पादन प्रणाली है यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो अंतर विरोध दिखने को मिलता है मालिक और दास के बीच में या मालिक और श्रमिक के बीच में, तो वो जो कि अंतर विरोध की अभिव्यक्ति के लिए जो कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लाया गया है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्यों है ये हमने समझ लिया। अब देखो आगे क्या लिखते हैं एस पांडे जी। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं वंचितता के आधार पर अब तक मानव समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में विभक्त रहा है। यानी कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि अब तक पूरा जो जितने भी हमने समाज देखे हैं इतिहास में, जो भी 4-5 समाज अब तक के आए हैं, चाहे आदिम समाज हो, सामंतवादी समाज हो, पूंजीवादी समाज जो भी है, इन सभी समाजों में अब तक केवल मुख्य रूप से दो वर्ग ही थे। कौन सा, एक मालिक था, एक आपका दास वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग था, ठीक है। यही दो वर्गों में जो कि पूरा समाज जो कि डिवीजन था। इस तरह की बातें यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर दोनों के बीच में संबंध भी देखने को मिलता है उत्पादन के आधार पे। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं वंचितता के आधार पर अब तक मानव समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में विभक्त रहा है। पहला उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग, दूसरा इससे वंचित वर्ग। वही बात जो मैंने आपको अभी समझाया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो वर्ग रहा हमेशा, एक स्वामी वर्ग जिसके पास संसाधन है, दूसरा एक वंचित वर्ग जिसके पास संसाधन की कमी है। तब देखो यहाँ पे कहा है कि स्वामी वर्ग सदैव वंचित वर्ग का शोषण किया जाता रहा है। यानी जो स्वामी वर्ग है उसके द्वारा सदैव वंचित वर्ग का शोषण किया जाता रहा है समाज में, और इस शोषण को लेकर दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहे। यानी कि दोनों वर्गों में संघर्ष क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों वर्गों में जो स्वामित्व वर्ग है वो जो कि वंचित वर्ग का शोषण करता है। इस वजह से जो कि दोनों में संघर्ष देखने को मिलता है। संघर्ष की यह प्रक्रिया दास युग में दास एवं मालिक के बीच में, सामंत युग में सामंत एवं अर्धदास किसानों के बीच में, तथा पूंजीवादी युग में पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच में चलती आ रही है। यानी कि कहने मतलब हर समाज में जो कि ये संघर्ष हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए मार्क्स कहता है कि अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो ये कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष के संबंध में काफ़ी फेमस डायलॉग है। जैसे अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है कि रिश्ते में हम तो तुम्हारे बाप लगते हैं, कुछ इस टाइप का। तो उसी तरह के ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स का डायलॉग है। जब भी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आएगा या फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत आएगा तो ये लाइन आप जरूर लिख के आइएगा वहाँ पे कंक्लूजन में। जब भी आप कंक्लूजन वगैरह लिखे तो वहाँ पर जरूर लिखिएगा कि मार्क्स कहते हैं कि अब तक का जो भी मानव समाज का इतिहास है वो कैसा सिद्धांत इतिहास रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे लिखते हैं एस पांडे जी। मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष के लिए संपत्ति संबंध एवं इसमें निहित शोषण को जो कि उत्तरदायी ठहराते हुए कहा है कि इतिहास की पूर्व अवस्था में उत्पादन शक्तियाँ सरल थी। यानी कहने का मतलब जो मार्क्स है वो बताते हैं कि ये वर्ग संघर्ष का कारण क्या है, संपत्ति संबंध। यानी कि जो निजीकरण है उसी के कारण जो कि वर्ग संघर्ष देखने को मिला। यानी जो आपका पूंजीपति वर्ग है वो अधिक से अधिक जो कि निजीकरण पर बल दे रहा है, अधिक से अधिक संसाधनों को केंद्रीकरण कर रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है। इसी के कारण जो कि वर्ग संघर्ष हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा से पास्ट में जाते हैं, बोलते हैं मार्क्स कि इतिहास की जो पूर्व अवस्था यानी कि जो आदिम साम्यवाद अवस्था थी, यानी जब लोग एक तरह से कह लो आदिवासी टाइप के थे, जंगल में घूम रहे थे, तो वहाँ पे देखो उत्पादन शक्तियाँ सरल थी। तो वहाँ पे कोई इस समय देखो बताया जा रहा है इस समय केवल जीवन निर्वाह उत्पादन होता था। यानी कि अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था, बस जितनी जीवन जीने के लिए आवश्यकता थी उतनी ही उत्पादन होती थी, और निजी संपत्ति का भी अभाव था। यानी कि
देखो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा जो यानी सरप्लस उत्पादन नहीं होता था और निजी संपत्ति नहीं था, इसलिए यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पर न तो कोई वर्ग था, ना ही शोषण था, ना ही वर्ग संघर्ष था। यानी जो आपका आदिम साम्यवादी समाज था वहाँ पे कोई वर्ग शोषण संघर्ष नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे सरप्लस उत्पादन नहीं होता था, जितनी जरूरत थी उतनी उत्पादन होती थी, और ना ही निजी संपत्ति का, और वहाँ पे उसमें देखोगे तो निजी संपत्ति का भी अभाव था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी वर्ग संघर्ष हमको देखने मिलता है उसके पीछे क्या मुख्य कारण है? पहला कारण आपका यही है कि जो सरप्लस उत्पादन होता है, यानी कि जीवन निर्वाह से अतिरिक्त उत्पादन होता है। दूसरा कारण ये है कि जो निजी संपत्ति का एकीकरण होता है, यानी निजी संपत्ति का में वृद्धि, इन दोनों के कारण जो कि वर्ग संघर्ष हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्पादन की शक्तियों में विकास के साथ अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ और निजी संपत्ति की अवधारणा सामने आई। फलतः समाज में विरोधी हितों वाले दो समूहों में विभक्त हो गया, दास एवं मालिक, और वर्ग शोषण तथा वर्ग संघर्ष का इतिहास आरंभ हो गया। वही कहने मतलब यहाँ पे देखो, जब सरप्लस उत्पादन होने लगा और निजी संपत्ति का अस्तित्व सामने आने लगा तो जो समाज वो दो वर्गों में बढ़ गया, जिसमें एक था संसाधन संपन्न वर्ग जिसको हैप्स बोलते हैं मार्क्स, और जो संसाधन से वंचित था उसको हैप्स नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, हैप्स एंड हैप्स नॉट भी वही बात है। फिर यहाँ देखो जाके पुनः उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ समाज जो कि सामंत युग एवं पूंजीवादी युग के रूप में विकसित हुआ, फिर भी वर्ग शोषण एवं वर्ग संघर्ष बना रहा, क्योंकि युग परिवर्तन के बावजूद निजी संपत्ति का अस्तित्व विद्यमान रहा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मार्क्स बताते हैं कि एक समाज से दूसरे समाज का विकास होता चला गया, जैसे जैसे उत्पादन के साधन में विकास होता गया, लेकिन क्या हुआ, जो है शोषण का क्रम था ये हर समाज में चलता रहा। क्यों? इसका मुख्य कारण था क्योंकि जो आपका निजी संपत्ति की अवधारणा थी वो हर समाज में बनी रही। ठीक है, अब तो यहाँ पे आगे बोलते हैं, मार्क्स का मानना है कि निजी संपत्ति के अधिकार के कारण ही पूंजीवादी युग में समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में विभक्त रहा है। पहला पूंजीपति वर्ग यानी उत्पादन के साधनों या कारखाना आदि का जो स्वामी वर्ग है वो, दूसरा जो वर्ग था वो श्रमिक वर्ग यानी जो उत्पादन के साधनों से वंचित वर्ग है। ठीक है, चूंकि पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्यों के शोषण पर ही निर्भर है। यानी कि हम बताएं कि यहाँ पे देखो क्यों शोषण है, क्योंकि देखो जो पूंजीपति का लाभ है यानी जो संसाधन का केंद्रीकरण करे, संपत्ति का निजी संपत्ति का जो कि बढ़ोतरी करे, वो कैसे बढ़ेगा? वो दरअसल ऐसे ही बढ़े जब तक वो देखो श्रमिकों की इनकम कम ना करे या श्रमिकों की छटनी शुरू ना करे। मशीनीकरण करेंगे तो श्रमिकों की छटनी होगा, श्रमिकों की आय कम कर देंगे, उनसे मेहनत ज़्यादा लेंगे, ओवर टाइम काम करेंगे पर उनकी सैलरी कम देंगे, तो इससे क्या हो रहा है, श्रमिकों की शोषण हो रहा है। जब श्रमिकों का शोषण हो रहा है तभी तो उनको जो कि अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि श्रमिकों के शोषण से जो कि पूंजीपति जो समाज है, पूंजीपति वर्ग है, वो जो कि अधिक से अधिक निजी संपत्ति को ग्रहण करता है। इसी कारण जो कि यहाँ पे इन दोनों में संघर्ष देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आगे, परंतु इतिहास के उद्विकास क्रम में पूंजीवादी समाज की यह अवस्था भी स्थायी नहीं है, क्योंकि इसका अंतर्विरोध या इसके विनाश के बीच भी इसी सामाजिक व्यवस्था में निहित है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर जाता है कि जो आपका पूंजीवादी समाज है उसके विनाश के बीच उसी के सामाजिक व्यवस्था में निहित है। हो सकता है कल को ये स्टेटमेंट आ जाए और आपसे इसी पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि पूंजीवादी समाज के विनाश के बीच जो कि उसी के सामाजिक व्यवस्था में निहित है। अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैसे यहाँ पे देखो वही बात की है कि जो पूंजीवादी समाज है वहाँ पे देखो निजीकरण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और निजीकरण बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या करा है, श्रमिकों का शोषण करा है। शोषण कैसे करा है? ऐसा नहीं कि उनको खूब डंडे उंडे मार रहा है, इस बात नहीं, उनका शोषण देखो इस रूप में करा है जैसे कि उनकी जो जितनी सैलरी है उसमें कटौती कर दे रहा है और उनसे ओवर टाइम काम करा रहा है पर ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रहा है। तो ये दो और मशीनीकरण करता जा रहा है जिससे जो कि श्रमिकों की छटनी लगातार बढ़ती जा रही है और श्रमिक जो कि बराबर जो कि तेजी से बेरोजगार होता जा रहा है। तो इन तीनों कंडीशन का आधार देखो तो श्रमिक का शोषण हो रहा है, यानी उसकी जो वास्तविक मेहनताना है या फिर उसका जो वास्तविक श्रम है उसका वो जो कि वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है उसको। तो इस वजह से श्रमिकों का शोषण हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका पूंजीवादी समाज है उसके विनाश के बीच जो कि उसी के सामाजिक व्यवस्था में ही निहित है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग बोलते हैं कि मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के साथ साथ पूंजी का केंद्रीकरण होगा और श्रमिकों का आकार बढ़ता जाएगा, यानी जिसको सर्वहाराकरण इन्होंने बोला है। तत्पश्चात श्रमिक वर्ग में अपने शोषण के बारे में स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग के रूप में वर्ग चेतना का विकास होगा। यानी कहने का मतलब देखो जैसे मार्क्स बोलते हैं कि विनाश के बीच कैसे आएंगे पूंजीवादी समाज में, कि देखो जैसे जैसे जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो आपका जो मालिक वर्ग है, ठीक है, वो जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या करेगा, अपना पूंजी अधिक से अधिक लाभ लेता रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, श्रमिकों का आकार बढ़ता जाएगा, अधिक से अधिक जो कि श्रमिक जो कि बढ़ते जाएंगे, इससे सर्वहाराकरण होगा। और जो श्रमिकों में चेतना आएगा, मतलब उनके अंदर वो ज्ञान आएगा कि हाँ ये हमारा शोषण हो रहा है, ये तो हमसे अधिक से अधिक जो कि पैसे कमा रहे पर हमको जो कि लाभ का वितरण ठीक से नहीं करे। इस तरह की स्थिति आएगी तो सभी श्रमिक जो कि आपस में मिलकर इकट्ठा होंगे और संगठित होकर जो कि जो कुछ थोड़े से मुट्ठी हुए जो कि पूंजीपति वर्ग है उनके खिलाफ जो कि क्रांति कर देंगे। तो इसी को बोला जाए कि श्रमिकों में जो कि वर्ग चेतना आएगा।
ठीक है। अभी ये जो आपका ये टॉपिक है क्लास इन सेल्फ एंड क्लास इन इट सेल्फ और क्लास फॉर इट सेल्फ, ये भी एक पूरा टॉपिक है। इसको मैं अगले लेक्चर में जो कि विस्तृत से समझाऊंगा। ठीक है, अभी समझिए कि श्रमिकों में जो कि वर्ग चेतना आती है और उसी कारण जो कि श्रमिक जो कि इकट्ठा होते हैं। श्रमिक एक वर्ग के रूप में संगठित होकर एक क्रांति करेगा और उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार कर लेगा। तब मानव समाज और इतिहास अपने विकास क्रम में सर्वहारा के अधिनायकत्व की एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरते हुए एक नए युग में प्रवेश करेगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स जी बताते हैं कि देखो जो श्रमिक है वो जो कि उसके अंदर चेतना आएगा, वो जो कि इकट्ठा होगा और जो पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ जो कि क्रांति करेंगे। जब क्रांति करेंगे तो ये क्या होगा, सर्वहारा के अधिनायकत्व। सर्वहारा का अधिनायकत्व करने का मतलब कि सर्वहारा जो वर्ग यानी जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसकी देखो उसका आधिपत्य हो जाएगा पूरे समाज में। मतलब वो जिस हिसाब से समाज को रन करना चाहेगा उस हिसाब से समाज चलेगा। तो इस तरह की बातें हो जा रही है। और इस समय देखो जो पूंजीवादी समाज है वो देखो संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरेगा, यानी कि पूंजीवादी समाज में चेंजेस आने लगेंगे क्योंकि सर्वहाराकरण का अधिनायकत्व मतलब उसकी जो कि कल वो हावी हो गया है सर्वहारा वर्ग। इस वजह से देखो ये संक्रमणकालीन अवस्था यानी कि समाज के परिवर्तन के युग में है, नए युग में प्रवेश करेगा समाज, जिसको मार्क्स ने क्या बोला है, वो पूंजीपति समाज से साम्यवादी समाज में चला जाएगा समाज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा जाए चूंकि इस अवस्था में निजी संपत्ति का उन्मूलन होगा, यानी जो आपका साम्यवाद समाज होगा, नया समाज होगा, वहाँ पे निजी संपत्ति का उन्मूलन होगा और उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा। यानी कि उत्पादन के साधन पर जितने भी समाज के लोग हैं, जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर सभी का जो कि स्वामित्व होगा। फलतः यहाँ न तो कोई वर्ग होगा, न ही वर्ग शोषण होगा, न ही वर्ग संघर्ष होगा। मार्क्स के अनुसार यही अवस्था मानव समाज के इतिहास का अंत है। यानी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो आपका साम्यवादी समाज है यही जो कि देखो अंतिम समाज है और यहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन पे सभी का अधिकार होगा, यहाँ पे निजीकरण का अभाव होगा। तो इस तरह से जो कि मार्क्स जो कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपना बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी आलोचना भी की जाती है कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की। तो चलो देख लेते हैं क्या आलोचना की जाती है। मार्क्स के उपरोक्त सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। तो सबसे पहले देखो क्या कहते हैं कि आलोचकों का मानना है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की व्याख्या में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का विश्लेषण केवल आर्थिक आधार पर किया है और संघर्ष के अन्य स्वरूपों जैसे जाति संघर्ष, प्रजाति संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष आदि जिनका अर्थव्यवस्था न होकर अन्य परिस्थितियाँ उपेक्षा की है। अर्थात आपके जो आलोचक हैं वो बोलते हैं यहाँ पे कि मार्क्स देखो वर्ग संघर्ष का जो विश्लेषण करते हैं इतिहास में, सामाजिक इतिहास में, वो केवल आर्थिक आधार पर करते हैं। लेकिन जो कि समाज में जो देखो संघर्ष जो कि कई कारणों से देखने को मिलता है, जैसे जाति संघर्ष भी देखने को मिलता है, प्रजाति संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। लेकिन इन कारणों की जो कि मार्क्स ने उपेक्षा की है। तो इस आधार पर पहली आलोचना होती है। दूसरा आलोचना इस आधार पर होता है कि मार्क्स का कहना है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि देखो मार्क्स ने क्या बोला कि अभी तक का जितना इतिहास है वो सभी इतिहास के वर्ग संघर्ष का इतिहास है। देखो अब इसका एग्जांपल कैसे मिलता है कि हमको देखो जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध थे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो वर्ल्ड वार था, वह दो वर्गों का संघर्ष नहीं था, बल्कि वो दो विरोधी राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को दर्शाता है। इस आधार पर जो कि मार्क्स के इतिहास का जो उन्होंने बोला कि अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास, इस बात की जो कि आलोचना की जाती है। थर्ड देखो इनकी आलोचना में कहा जाता है कि मानव समाज में केवल वर्ग संघर्ष एवं तनाव ही नहीं है, बल्कि वर्ग सहयोग भी विद्यमान है। यानी कहने का मतलब कि इनकी आलोचना ये जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो समाज देखोगे वर्ग संघर्ष और तनाव ही देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं, वर्ग सहयोग यानी जो 2-3 वर्ग के समाज में उनमें सहयोग, आपस में कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। इस बात की जो कि मार्क्स उपेक्षा करते हैं। तो इस बात पर भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखो नेक्स्ट इनकी आलोचना में कहा जाता है कि मार्क्स ने मानव समाज के इतिहास में 2 वर्गों के अस्तित्व पर विशेष बल दिया है और अन्य वर्गों की उपेक्षा की है, जबकि समाज का सबसे बड़ा भाग जो कि मध्यम वर्ग रहा है और सामाजिक विकास में इसकी निर्णायक भूमिका रही है, जैसे मध्यकालीन यूरोप में बुर्जुआ वर्ग या आधुनिक समाज में मध्यम वर्ग। आप देखो जो आधुनिक समाज, जो भारतीय समाज का स्वतंत्रता था, भारतीय समाज में जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे वो सभी मध्यम वर्ग से थे। यानी मध्यम वर्ग, भारतीय समाज में मध्यम वर्ग के कारण ही आधुनिकीकरण है और आधुनिकीकरण के कारण ही जो कि मध्यम वर्ग ने जो कि लीडरशिप के रूप में जो कि भारत को आज़ाद किया। यानी कि मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के परिवर्तन में। ठीक है, तो ये जो कार्ल मार्क्स है वो मध्यम वर्ग की उपेक्षा करते हैं, केवल 2 ही वर्ग की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ बोला जाता है मार्क्स की यह धारणा कि पूंजीवाद के विकास के साथ श्रमिकों की स्थिति निरंतर बिगड़ती जाएगी और साम्यवादी क्रांति होगी, यह भी सही नहीं है। यानी जैसे देखो मार्क्स क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे पूंजीवादी का विकास होगा उसमें देखो श्रमिकों की जो स्थिति वो लगातार बिगड़ती जाएगी, जिससे क्रांति होगा। लेकिन जो गोल्डथॉर्प है वो अपने इंग्लैंड की एक स्टडी करते हैं और वो बताते हैं कि पूंजीवादी विकास के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति में भी लगातार सुधार हमको देखने को मिला है। जैसा कि मार्क्स बोलते हैं कि श्रमिकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी, पूंजीवादी विकास होगा, लेकिन गोल्डथॉर्प जी कहते
कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने इंग्लैंड का स्टडी किया, वहाँ पर देखा है कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ के जो श्रमिक है उनकी भी स्थिति सुधर रही है, उसमें भी अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है और तथा बुर्जुआकरण की प्रक्रिया ने वर्ग ध्रुवीकरण एवं क्रांति की संभावना को धूमिल कर दिया। यानी जो आपका मध्यम वर्ग है वो देखो जो आपका पूंजीपति वर्ग है, जो आपका ऊपर पूंजीपति वर्ग है, बीच में मध्यम वर्ग है, नीचे जो कि आपका श्रमिक वर्ग है। यानी जो मध्यम वर्ग है एक तरह से इन दोनों के, अब ये दोनों डायरेक्ट नहीं है, मध्यम वर्ग से होते हुए जो कि आपस में जो कि तालमेल या बातचीत करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्रांति की संभावना कम देखने को मिलती है। और साथ ही जो श्रमिकों का शोषण भी उतना नहीं हो रहा है, तो क्यों क्रांति होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इसी का एग्जांपल अगर देखोगे, जो बोले कि सहयोग होता है, श्रमिकों का भी विकास हुआ है, तो जैसे अगर आप देखो आज का जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म हमको देखने को मिलता है, यानी कि कॉर्पोरेट के रूप में, तो वहाँ पे देखो शेयर बाजार चलता है, ठीक है। अब जितने लोग हैं वो शेयर खरीदते हैं, ठीक है, चाहे 100 रुपये का शेयर खरीद ले, चाहे 50 रुपये का, जितने 10 रुपये का जो भी शेयर का रेट होता है शेयर खरीदता है। यानी शेयर खरीद के वो लोग जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, शेयर खरीद के एक तरह से उस कंपनी का मालिक हो गए हैं, ठीक है। जितना परसेंट उन्होंने शेयर खरीदा होगा उतने परसेंट उस कंपनी के मालिक हो गए हैं। यानी यहाँ पे कोई अब श्रमिक नहीं रहा है, एक तरह से सबका जो कि विकास हमको देखने को मिल रहा है। तो शेयर मार्केट इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाता है उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित तौर पर मार्क्स के विचारों में निहित कुछ एक कमियों को उजागर करती हैं, बावजूद इसके मार्क्स का यह सिद्धांत कई मायनों में जो कि महत्वपूर्ण है। मार्क्स का यह सिद्धांत समाज में विद्यमान शोषण, अन्याय और इससे उत्पन्न संघर्ष की प्रक्रियाओं के विश्लेषण हेतु एक वैचारिक उपकरण प्रदान करता है। यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया में आर्थिक पक्षों की भूमिका को समझने हेतु महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो कि काफ़ी सही बात है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है जो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है ना, हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियाँ हों, ठीक है, लेकिन जो समाजशास्त्र की स्टडी है, यानी कि आर्थिक आधार पर किस तरह समाज में शोषण हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए जो कि कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आगे, सामाजिक व्यवस्था के नकारात्मक पक्षों को दूर करके सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को समझता है और सामाजिक परिवर्तन को एक दिशा देने हेतु अभिप्रेरक विचारधारा के रूप में कार्य करता है। तो वही सब बातें यहाँ पे की जा रही है। अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मार्क्स का यह वर्ग संघर्ष संबंधी विचार कई कमियों के बावजूद सामाजिक यथार्थता के विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण है। शायद इसलिए फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों एवं नव मार्क्सवादियों, यानी जो नए मार्क्सवादी हैं, अल्थ्यूजर, हेबरमास, जेमेसन आदि द्वारा इसमें संशोधन करके इसके द्वारा आधुनिक समाज को देखने और समझने का प्रयास किया जाए। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, ये जरूर नोट करना कि जो आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल है और नौ मार्क्सवादी है, ये जरूर नोट करिएगा। जब भी मार्क्सवाद का संबंध में कोई सिद्धांत आएगा तो जब भी आप कंक्लूजन करिएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट इनका जरूर लिखिएगा कि जो आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान है और नौ मार्क्सवादी, जैसे अल्थ्यूजर हो गए, हेबरमास, ये दो नाम जो याद रखिएगा, अल्थ्यूजर और हेबरमास, ठीक है। ये जो कि इसमें जो मार्क्स के सिद्धांत उसको जो कि वर्तमान जो समाज है उसके अनुरूप थोड़ा सा बहुत संशोधन करके जो कि मार्क्स के सिद्धांत को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उस आधार पर स्टडी करते हैं। तो ये आप जरूर नोट करिएगा। ये अगर आप इस तरह कुछ पॉइंट लिखते हैं तो आपको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ से देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है, वर्ग संघर्ष समकालीन संदर्भ में, यानी कि वर्तमान समय में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके बारे में ये सब बातें यहाँ पे की जाएगी।